सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग परिवहन एवं संचार से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उन सभी पर चर्चा करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाए तो वह भी सॉल्यूशन हो जाए। तो इससे पहले हम लोगों ने 50 तक प्रश्नों का हल देख लिया था। आज हम लोग उससे आगे 50 से आगे इन्हीं कॉमन से देखेंगे। तो 50 में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। 49 में तो हम लोगों ने देख लिया था कि खुली आकाश नीति क्या था, जो नगर विमानन मंत्रालय से संबंधित था। उसके बाद 1990 ईस्वी में एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। तो जो 1990 में एयर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराई गई थी वो किसी निजी क्षेत्र के द्वारा कराई गई थी। निजी मतलब जिसका व्यक्तिगत रूप से था उस क्षेत्र में। फिर हम लोगों ने देखा था किस तरह से उड़ान योजना के तहत मनोहर लाल खट्टर के द्वारा मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2021 को, यानी पिछले साल 2021 को क्या किया गया था, एयर टैक्सी सेवा शुरुआत किया गया था हरियाणा से, ये चंडीगढ़ से हिसार के रूप में चरण 1 में। चरण 2 में फिर हिसार से देहरादून के लिए प्रायोजन था। इस तरह से स्टार्ट किया। कभी कभी प्रश्न यह भी देखने को मिलता है कि एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ शुरुआत किया गया, किनके द्वारा किया गया। तो मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के होते हैं, चंडीगढ़ से हिसार के रूप में किया गया। प्रति व्यक्ति किराया काफ़ी कम है, 4 व्यक्तियों का स्पेस है, 1775 रुपया है एक व्यक्ति का। इस तरह से आप 4 घंटे का सफ़र मात्र 1 घंटे में तय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इक्यावन में कह रहा है कि किस हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात के कारण उसे स्वर्ण द्वार कहा गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कहा जाता है जो 1994-95 रहता है उस वर्ष क्या होता है, स्वर्ण का सबसे ज़्यादा देश में मंगाया जाता है, और इसके कारण जो स्वर्ण द्वार के रूप में जाना जाता है वह जो हवाई अड्डा होता है वह कोझिकोड। कोझिकोड क्या, कोझिकोड को ही केरल हवाई अड्डा या कोरिपुट हवाई अड्डा भी कहते हैं। तो आप इसको केरल ना कहकर कोची हवाई अड्डा भी कह सकते हैं। तो इसे कालीकट हवाई अड्डा के रूप में भी जाना जाता है, इसे करीपुर एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये अवस्थित जो है केरल में ही, ये कालीकट के पास में अवस्थित है, इसलिए कोझिकट को कहीं कालीकट भी दिया रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कालीकट भी रहेगा तो वही आंसर होगा, कोरीपुर रहेगा तो वही होगा, क्योंकि वही नाम है। आगे आप देखेंगे कोझिकोड एक बंदरगाह भी है ना। तो वही कोची के पास में ही उसी को कोझिकोड बंदरगाह भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कोझिकोड हो जाएगा। नई दिल्ली की बात की जाए तो नई दिल्ली में तो राजीव गांधी है ही है। फिर चेन्नई में हम लोग जाएंगे, फिर तुरंतपुरम में हम लोग भी देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52 में, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऊपर हम लोगों ने देखा कि स्वर्ण द्वार 1994-95 के दौरान सर्वाधिक स्वर्ण के आयात के कारण स्वर्ण द्वार कहा गया था कालीकट एयरपोर्ट को। और उसके बाद है भारत का सर्वाधिक हवाई अड्डे। देखिए सर्वाधिक अगर हवाई अड्डे की बात की जाए तो महाराष्ट्र में है, लेकिन जो चालित है जिसका उपयोग किया जा रहा है, जो उपयोग में लाया जा रहा है वो गुजरात में 10 हवाई अड्डे जो हैं, जिसमें से 2 अंतर्राष्ट्रीय है, 9 घरेलू है, 2 निजी है और 3 सैन्य अड्डों के लिए यूज किया जा रहा है। जबकि महाराष्ट्र में मात्र अभी 10 ही यूज हो रहा है। 10 में से 7 हवाई अड्डे, मतलब 10 ही हवाई अड्डे चालू हैं, जिसमें 7 क्षेत्रीय है, बाकी कुछ घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हैं। पश्चिम बंगाल में भी अभी चालू बात की जाए तो मात्र 2 अंतर्राष्ट्रीय चालू है। दिल्ली में भी मात्र 2 अंतर्राष्ट्रीय चालू है। तो इस तरह से सर्वाधिक, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपको देखने को गुजरात मिल जाएगा, क्योंकि वो जो वहाँ है वो उपयोग में लिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि ये तो ठीक है हम लोग जाने सबसे अधिक हवाई अड्डे अगर आप देखेंगे कि AAI के अनुसार जब उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो पूरा जो हवाई पट्टियाँ हैं वह लगभग 487 या 486 देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियली है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी कार्यरत नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 53 में, निम्नलिखित में से कौन विमानपत्तन पूरी तरह सौर से संचालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन है। तो ये हम लोग जानेंगे कि सौर से संचालित यानी पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। तो वह जो है ऑप्शन में है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन, और आगे देखते हैं ऑप्शन अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, कोची अंतर्राष्ट्रीय पत्तन। तो जो पूरी तरह से जो सौर से संचालित होता है वह सौर ऊर्जा से, वह कोची अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है, यानी यह कोचीन केरल में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोची हो जाएगा। अब थोड़ा सा ऊपर वाले सी में अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। देखिए अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय विमान भी कहा जाता है। उसके बाद राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ये अन्य नामों से भी जाना जाता है जो पंजाब में अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र पूछा तो वही अमृतसर होगा, नहीं उसी का अन्य नाम है। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या था, ऑप्शन बी में था नेताजी सुभाष चंद्र। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो एक ही है जो कोलकाता में अवस्थित है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय विमान। हाँ ये कुछ प्रश्न अच्छा है कि देखिए गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन ये कहाँ, ये असम की राजधानी गुवाहाटी में अवस्थित है। जो गोपीनाथ बारदोली थे यह क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हीं के नाम पर क्या किया गया, इस एयरपोर्ट का नाम गोपीनाथ बारदोली रखा गया, जो असम के स्वतंत्रता सेनानी थे
और 1999 में एक गोपीनाथ बरदोली जी को भारत रत्न भी दिया गया था। हालांकि 1999 जब इनका नामकरण किया गया गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय विमान, इससे पहले उसे बोरझार विमानपत्तन के रूप में जाना जाता था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग 54 में देखते हैं। 54 में करा है कि स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान, यानी स्वदेश के अनुरोमा था। जगुआर, नागार्जुन, सारस, त्रिशूल, तो ये नाल सारस हो जाएगा। यही नाल सारस है जो स्वदेश निर्मित बहुउद्देशीय यात्री विमान है, जिसका राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के द्वारा ये हल्का परिवहन विमान श्रेणी में पहला नागरिक विमान के तहत इसको तैयार किया गया। जगुआर क्या है? जगुआर वही है, याद करिए, ये एंग्लो फ्रेंच जेट वायुयान है ना। इसका मुख्यतः आप मतलब फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी इसको बनाता है। हवा से हवा को ईंधन भरने में इसका उपयोग किया जाता है, यही जुगाड़ है ना। इसका बीच में कुछ साल पहले अगर आप देख रहे होंगे तो न्यूज़ में काफ़ी चर्चा था, जो हवा से हवा में फ्यूल को भरा जा रहा था, जेट इंजन को में ईंधन को। त्रिशूल क्या था? त्रिशूल तो भारत निर्मित है, जो ज़मीन से हवा में डिजाइन मतलब ज़मीन से हवा में वार करती है मिसाइल है। तो नेक्स्ट देखेंगे 55 में भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऊपर तो स्वदेश निर्मित बहुउद्देशीय यात्री में नाल सारस को हम लोगों ने देखा किस तरह से ये जो है किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के द्वारा निर्मित किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे उड़ान योजना। ये आपको पता होगा भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये उड़ान जो योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा ये हम लोग जान लेते हैं। उद्देश्य है कि आम नागरिक को 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत क्या करना, क्षेत्रीय जो कनेक्टिविटी है उसके योजना के रूप में शुरू किया गया था। उद्देश्य था कि क्षेत्रीय विमान बाजार का विकास करना तथा छोटे शहरों में भी आम आदमी को क्षेत्रीय मार्गों पर किफ़ायती और आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा का सुविधा प्रदान करना, ताकि व्यवसायिक को गतिविधि दिया जाए, जिसके तहत उड़ान 1.0 आया, उड़ान 2.0 आया, उड़ान 3.0 आया, उड़ान 4.0 आया, है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये नगर विमानन से संबंधित है। उद्देश्य क्या था कि क्षेत्रीय विमानन बाजार का विकास करना और छोटे शहरों में भी आम नागरिकों को क्षेत्रीय मार्गों पर किफ़ायती और आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट देखिएगा 56 में क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, है ना, ये इसी था, उड़ान का ही था। भारत पर निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि निजी सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस देश के लिए उड़ान की? तो वह ऑप्शन में है पाकिस्तान, भूटान और नेपाल। इसी चार में से एक चुनना, तो वह हो जाएगा श्रीलंका। तो अगर भारत में बात की जाए कि विमान सेवा का प्रारंभ कब होता है, तो वह समय है वर्ष 1911 ईस्वी। वर्ष 1911 ईस्वी में पहली बार क्या किया जाता है, वायुयान सेवा उड़ाया जाता है, जो इलाहाबाद से नैनी मात्र 10 किलोमीटर का होता है। हेनरिक पिकेट के द्वारा उड़ाया जाता है। इसमें कोई यात्री नहीं होते, मात्र इसमें चिट्ठियों लगभग 6500 चिट्ठी ले जाया जाता है। तो इस तरह से जो होता है विमानन सेवा का जो स्टार्ट होता है, इस तरह से व्यावसायिक रूप से चिट्ठियों का आदान प्रदान से होता है। अब आप देखेंगे फिर कुछ समय बाद जब नागरिक विमान 1924 ईस्वी में एयरपोर्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर कुछ समय बाद यात्री परिवहन के लिए इसको यूज किया जाता है। तो उसका आगे हम लोग चर्चा विस्तार से करेंगे, किस तरह से भारत में विमान सेवा का स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे उसका वृद्धि हुआ, विकास हुआ, उसका आधुनिकीकरण हुआ, उसका। नेक्स्ट देखिए 57 में, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अब एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया जिसका प्रबंधन सरकार के द्वारा किया जाता है, देख रेख सभी सरकार के द्वारा किया था, यानी वह कब हुआ इसका सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में राष्ट्रीयकरण? तो इसे समझने के लिए हमें कुछ वर्ष पहले जाना होगा। बात है वर्ष 1911 ईस्वी के। वर्ष 1911 ईस्वी में क्या होता है कि पहली बार फरवरी का समय होता, फरवरी 1911 ईस्वी में पहली बार वाणिज्यिक उड़ान इलाहाबाद से नैनी के बीच मात्र 10 किलोमीटर का हवाई जहाज क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है। और इस उड़ान में पहली बार क्या किया जाता है, कोई यात्रियों को ना ले जाकर क्या किया जाता है, 6500 यानी चिट्ठियों को पहुंचाया जाता है, और जो इसको हेनरी पैकेट के द्वारा उड़ाया जाता है। फिर अब समय आता है वर्ष 1912 ईस्वी में। वर्ष 1912 ईस्वी में क्या होता है, राज्य वायु सेवा, जो राज्य की वायु सेवा होती है, वह यूनाइटेड किंगडम के इंपीरियल वायु सेवा शाही ब्रितानी का वो सबसे उस समय हुआ करता था, वो क्या होता था, वायुयान हुआ करता था। तो वही है जो राज्य वायु सेवा यूनाइटेड किंगडम इंपीरियल वायु सेवा के साथ मिलकर लंदन, कराची और दिल्ली विमान सेवा शुरुआत करती है, जो भारत की पहली होती है। उसके बाद वर्ष 1915 ईस्वी में टाटा सन्स लिमिटेड ने कराची मद्रास के मध्य नियमित मेल सेवा की शुरुआत किया जाता है, टाटा सन्स लिमिटेड के द्वारा।
जो 1924 ईस्वी में फिर रॉयल एयरफोर्स कराची और बॉम्बे के मध्य क्या करती है, 1920 ईस्वी में फिर रॉयल एयरफोर्स जो होती है यूनाइटेड किंगडम की होती है वो शुरुआत करती है कराची से बॉम्बे के बीच नियमित एयरमेल सेवा। यानी जो भी ये हो रहा है यह किसी यात्रियों को नहीं लेके जाया जा रहा, वह एयरमेल सेवा जो भी डाक आता है उसको पहुंचाया जा रहा है। फिर समय आता है वर्ष 1920 के बाद 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में क्या होता है, भारत में हवाई अड्डों का निर्माण शुरू होता है, जिसमें आप देखेंगे कलकत्ता में, दमदम क्षेत्र में, इलाहाबाद में, बमरौली में, बम्बई में, गिलवाट हिल पर, इस कुछ स्थानों पर क्या किया था, इसका मतलब हवाई पट्टियों का निर्माण किया था। फिर वर्ष आता है 1932 ईस्वी में। बस 1932 ईस्वी में क्या होता है, टाटा सन्स लिमिटेड, जो टाटा सन्स लिमिटेड होता है उसी का एक प्रभाग टाटा एयरलाइंस के रूप में अस्तित्व में आता है। अब इस कहानी को समझने के लिए फिर से हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्लैशबैक यानी 1932 ईस्वी में टाटा सन्स क्या करती है कि उसी का प्रभाग एक टाटा एयरलाइंस के रूप में आती है। इसे समझने के लिए बात है वर्ष 1919 ईस्वी के, जब JRD टाटा क्या होते हैं, मात्र 15 वर्ष के होते हैं, तब वो शौकिया तौर पर एक हवाई जहाज उड़ाते हैं और उस समय वो मतलब शौकिया तौर पर उड़ाते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो मतलब सिंगल इंजन हैविलैंड्स हवाई जहाज भी वो अहमदाबाद होते हुए कराची ले गए थे। उसके बाद फिर 1932 ईस्वी में वो लाइसेंस प्राप्त करते हैं और लाइसेंस प्राप्त करने के बाद जब उन्हें लाइसेंस प्राप्त हो जाता है तब वह क्या करते हैं, मतलब ये हवाई जहाज का डाक ले जाने का सिलसिला वो शुरू करते हैं, है ना। तो उसके बाद उस समय जो होता है डाक ले जाने के लिए मात्र उन्हें मतलब अलग से उस समय जो ब्रिटिश होती है वो उसे सपोर्ट भी नहीं करती। मात्र सोच लिए मतलब उस समय की बात है, बात 1932 की, 4 आने पर डाक दिया जाता था, यही था उनका रेट, इस प्रकार से दिया जाता था। तो जो फर्स्ट बार जो उड़ान उभरती है कब, 15 अक्टूबर 1932 ईस्वी को वो जो उड़ान भरती है सिंगल इंजन वाले जो हैविलैंड्स हवाई जहाज रहते हैं, जो अहमदाबाद होते हुए कराची से मुंबई ले गए थे। और इस उड़ान में सवारियां नहीं होती बल्कि 25 केजी चिट्ठियाँ होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो शुरुआती दौर होते हैं जो ये संचालन करते हैं कौन, JRD टाटा, उस समय जो इनका जो संचालन होता है बोला जाता है कि जो बम्बई में ही एक मिट्टी का घर होता है वहीं से संचालन करते हैं। मुंबई के जो जुहू के पास एक मिट्टी का मकान होता है वहीं से संचालन होते हैं। और बोला जाता है कि जो बरसाती के मौसम में काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जब बरसात का मौसम आता था तो क्या हो जाता था, जो उनका मैदान था जुहू के पास वहाँ पर पानी भर जाता था, इसलिए वो क्या करते थे, पानी भर जाने के कारण वह क्या करते थे, पूना में से हवाई जहाज़ का संचालन करते थे। तो उसके बाद क्या हो जाता है, इस तरह से 1932 ईस्वी में वो प्रभाग के रूप में लाते हैं। फिर क्या होता है वर्ष 1933 ईस्वी में, यानी कुछ मतलब एक ही साल बाद, उसके कुछ समय बाद क्या किया जाता है, टाटा एयरलाइंस के द्वारा क्या किया जाता है, 2 लाख निवेश करके, यानी मतलब उसके बाद क्या कहता है, निवेश किया जाता है, यानी पैसों को लगाकर कंपनी के रूप में, एक ऑथोराइज के रूप में वो क्या कहता है, टाटा एयरलाइंस जो होता है उसे खोला जाता है। तो इस तरह से 1933 ईस्वी में क्या होता है, JRD टाटा के द्वारा ऑथेंटिक रूप से क्या कहता है, पैसा लगाकर खोल दिया जाता है। उसके बाद जब ये टाटा एयरलाइंस जब इसे संचालित किया जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, समय आता है वर्ष 1946 ईस्वी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का समय आता है। और बीच में वो क्या करती है, मतलब ये उड़ान भरते हुए रहती है। तो बीच में ब्रितानी जो शाही होता है, रॉयल एयरफोर्स का पायलट होते हैं जो भारूच होते हैं, वो टाटा एयरलाइन के पहले पायलट होते हैं। और जो खुद टाटा होते हैं वो दूसरे और तीसरे, यानी कि कहने का मतलब वो उस वक्त जब वो काम कर रही होती है तो 2 पायलट के साथ 2 पायलट होते हैं, 3 इंजीनियर होते हैं। इस तरह से वो जो पैसा लगाकर इस तरह से वो छोटे रूप में स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में टाटा एयरलाइन होता है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बनने के बाद वही 1946 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया के रूप में जाना जाता है। और फिर वही एयर इंडिया भारत की स्वतंत्रता के बाद क्या करती है, भारत सरकार उसके शेयर को 47% खरीद लेती है। तो वह खरीद लेती है 47 में। फिर उसके कुछ समय बाद 1948 ईस्वी में एयर इंडिया और भारत सरकार के बीच एक हस्ताक्षर होता है, समझौते पर हस्ताक्षर होता है। और उस समझौता के बाद क्या होता है, 1948 ईस्वी के बाद 1948 ईस्वी में एयर इंडिया जो है, जो पहले टाटा एयरलाइंस था, एयर इंडिया क्या होता है, पहली बार जो है मुंबई और लंदन के मध्य साप्ताहिक उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का उद्घाटन करता है। और उसी वक्त से वो समझौते के बाद क्या होता है, एयर इंडिया इंटरनेशनल
लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1953 ईस्वी में भारतीय संसद एयर निगम अधिनियम लाता है। एयर निगम अधिनियम पारित कर दिया जाता है, जिसमें वायुयान का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो वही प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वही क्या करता है, 1953 ईस्वी में भारतीय संसद अधिनियम पारित करता है और इसे पारित कर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और सभी विमान कंपनियों को 2 नवनिर्मित निगमों में शामिल कर दिया जाता है। अब यहाँ से बढ़ जाएगा 2 भाग में, एक होगा इंडियन एयरलाइन, और इंडियन एयरलाइन जो होगा वह क्या होगा, जिसका काम देश के भीतरी भागों में वायु सेवाएं संचालित करना है, यानी पड़ोसी देशों को भी साथ साथ में। और दूसरा जो होगा एयर इंडिया इंटरनेशनल, जो एयर इंडिया इंटरनेशनल होगा वह क्या होगा, विदेशों से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर वायु सेवा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। तो ये था इसका, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 अगस्त 1953 ईस्वी। तो ये कहानी था जो हम लोगों ने समझा। 58 में है, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की। देखिए जो एयरबस बनाने वाली कंपनी है वह फ्रांस की है। यह एयरबस है जो किसके किसके द्वारा, ये जो मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी EADS है, इसका शेयर इसमें 80% है और BAE का परसेंट जो शेयर था 20% था। हालांकि बाद में BAE अपना जो टोटल शेयर 2006 में है टोटल EADS को बेच दी। तो जो एयरबस है ये बोला जाता है कि जो विश्व में जितने भी विमान है ना, जेट विमान, उसका जो आधा है यही एयरबस कंपनी ही निर्माण करती है। तो ध्यान में रखिएगा, यूरोपीय संघ के 4 देश, जर्मनी है, फ्रांस है, UK है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है और स्पेन है, ये सभी स्थानों पर एयरबेस के लगभग 57,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो ये जो एयरबेस कंपनी है वह ऑप्शन नंबर फ्रांस हो जाएगा। ये भारत की, इसके जो संयुक्त कंपनियां हैं जापान में भी है, चीन में भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, भारत में भी काम कर रही है। तो आप ध्यान में रखिएगा, एयरबस जो है वायु निर्माण सहायक कंपनी है। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जलमार्ग, जिस तरह से हम लोगों ने रेल मार्ग देखा, वायु मार्ग में देखा, सड़क मार्ग देखा, सड़क मार्ग में देखा सबसे ज़्यादा सड़कों की जो संख्या है वो कर्नाटक में है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो केरल में है प्रति औसतन। तो उसके बाद फिर रेल में हम लोगों ने देखा किस तरह से अमेरिका प्रथम स्थान पर, चीन द्वितीय स्थान पर और फिर रसिया तृतीय स्थान पर, चौथा स्थान भारत का था। उसी तरह जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, यानी कि जो जल के द्वारा जो मार्ग किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह सवारियों और सामानों को पहुंचा जाता है, वो राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसमें जल का उपयोग किया जाता है। तो भारत में जलमार्गों की संख्या 111 है, जिसमें हम लोग आगे जानेंगे कि सबसे बड़ा जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो इलाहाबाद से हल्दिया के रूप में। फिर दूसरा है जो हम लोग जानेंगे कोल्लम से मक्कम के बीच में है जलमार्ग जो 1095 है। तो पहला जलमार्ग 1620 किलोमीटर। तो इस तरह से जलमार्गों की संख्या 111 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या। तो बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। यह 13 को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। अगर इधर से उठाया जाए यानी कि पश्चिमी क्षेत्र से उठाया जाए तो गुजरात से होते हुए, गुजरात से आप स्टार्ट करिए, कांडला से स्टार्ट करिए, फिर मुंबई, नानमा सावा, कोचीन, तूतीकोरिन कहाँ हो गया, ये हो गया तमिलनाडु में सबसे निचली भाग में। उसके बाद चेन्नई में आ जाइए, विशाखापट्टनम आ जाइए, चेन्नई भी तो तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आ जाइए, फिर उधर पारदीप में आ जाइए, कोलकाता, हल्दिया, एन्नौर और पोर्ट ब्लेयर। इस तरह से 13 जो है बड़े बंदरगाह हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उससे प्रश्न भी बनते हैं। नेक्स्ट 61 में देखिए, रासायनिक उत्पादकों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। रसायन उत्पादों के आयात और निर्यात, जिससे वहाँ से मंगाया जाता है और विदेश भेजा जाता है। भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कौन है, गोपालपुर, काकीनाड़, दहेज, सिक्का। तो यह हो जाएगा दहेज। दहेज कहाँ का है, वह दहेज गुजरात का ही है, वह बंदरगाह है। गोपालपुर कहाँ है, तो गोपालपुर जो बंदरगाह है वह उड़ीसा का है। काकीनाड़ा कहाँ है, तो याद करिए काकीनाड़ा ये आंध्र प्रदेश का है। दहेज हो गया, दहेज भी क्या है, गुजरात का है। तो यही दहेज जगह है जहाँ से रासायनिक उत्पादकों का आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है। सिक्का मुद्रा, ये 2 बंदरगाह ही हैं गुजरात में। हो सकता है आपसे कभी पूछ दिया जाए सिक्का और मुद्रा का संबंध किससे, तो वह बंदरगाह ही है जो कि गुजरात में अवस्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि रसायन बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है कहाँ, दहेज में, जो गुजरात में है। 62 में देखिएगा, हाँ दहेज बड़े बंदरगाह में नहीं आता। बड़े बंदरगाह को तो अभी हम लोग चर्चा किए जो 13 है ना। अगर आप कांडला से स्टार्ट करेंगे यानी पश्चिमी घाट से स्टार्ट करेंगे तो पूर्वी घाट तक पहुँचते पहुँचते आपको 13 मिल जाएगा। एनौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया। पहले हम लोग जानेंगे कि एनौर बंदरगाह ये है कहाँ। तो जो एनौर बंदरगाह है वह तमिलनाडु में है। आप तमिलनाडु में देखेंगे कुछ मुख्य बंदरगाह जिसमें हो जाएगा, जैसे ये तमिलनाडु क्षेत्र हो गया ना, नीचे एनौर हो गया,
उसके बाद चेन्नई हो गया, उसके बाद पादुचेरी हो गया, उसके बाद नागपट्टनम हो गया, नागपट्टनम हो गया, तूतीकोरिन हो गया, कन्याकुमारी हो गया। तो वही एन्नौर है, तमिलनाडु में है। तो किस बंदरगाह के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया? तो ऑप्शन में कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कोची। तो जो एन्नौर बंदरगाह है वह चेन्नई बंदरगाह को कम करने के लिए ही, क्योंकि जो एन्नौर है चेन्नई के जस्ट ऊपर ही है, तो चेन्नई बंदरगाह को कम करने के लिए, बढ़ते दबाव को करने के लिए इसका विकास किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा हम लोग, किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकरण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है? यानी कोयले के लदान के लिए वहाँ पर यंत्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम है, पारदीप है, मार्मुंगाओ है, और सभी बंदरगाह ही है, जिसमें विशाखापट्टनम ये बड़े बंदरगाह में आते हैं, पारदीप बंदरगाह भी पारदीप बड़ा बंदरगाह में आते हैं, हाँ, एन्नौर भी बड़े बंदरगाह में आता है, मार्मुगाओ बड़े बंदरगाह में नहीं आता है। तो यंत्रीकरण लदान है तो ये पारादीप बंदरगाह है। पारादीप कहाँ है? ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, गोपालपुर और पारादीप ये दो बंदरगाह। विशाखापट्टनम कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपको देखने मिलेगा, जिसमें विशाखापट्टनम आपको देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे काकीनाडा हो जाएगा, उसके नीचे मछलीपट्टनम हो जाएगा। ये 3 बंदरगाह आपको मुख्य है जो ज़्यादा जाना जाता है। एन्नौर तो अभी चर्चा हम लोग की, एन्नौर बंदरगाह जो चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसका विकास किया गया, जो तमिलनाडु में है। और मार्मुगाओ कहाँ है? मार्मुगाओ गोवा का ज्वारी बंदरगाह है, ये गोवा में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा 55 में, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह पर से निर्यात किया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बेलाडीला का जैसे ही नाम याद आ गया, आप याद करिए, इंडियन पॉलिटी में भी हम लोग चर्चा किए थे इसका, इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोग चर्चा किए थे बेलाडीला का। बेलाडीला एक जगह है जहाँ पर क्या होता है, उत्तम किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है, जो कि उत्तम किस्म का हेमेटाइट लौह अयस्क, यही बेलाडीला क्षेत्र से, जिसको है जो लौह अयस्क है वो विशाखापट्टनम से क्या किया जाता है, जापान और दक्षिण कोरिया निर्यात किया जाता है। तो आपको याद ही होगा, पारादीप, तो पारादीप बंदरगाह की बात की जाती है उड़ीसा में, कोलकाता में, चेन्नई तमिलनाडु में। तो इस तरह से बेलाडीला के बारे में हम लोगों ने जाना। 65 में देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात की जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कांडला बंदरगाह को, तो ये कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी वाला है, कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में, जो ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इसे दीनदयाल बंदरगाह के रूप में भी 2017 में इसे बदल दिया गया। चेन्नई बंदरगाह को बात की जाए तो चेन्नई बंदरगाह क्या है? यह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, और आपको इसमें 1875 ईस्वी में क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। तट पर पानी की कमी के कारण बड़े जहाज, बड़े जलयान यहाँ पर नहीं आ पाते थे, इसलिए बाद कृत्रिम रूप से इसमें क्या किया गया, इसमें खुदाई भी किया गया। अब बचा मुंबई और कोलकाता। तो जवाहर नेहरू बंदरगाह अवस्थित है, वह कहाँ है? वह हो जाएगा कोलकाता ही, ये मुंबई ही हो जाएगा। मुंबई में, क्यों मुंबई में होगा? देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है कहाँ अवस्थित, तो ये मुंबई तो एक अलग बंदरगाह है। तो जो नानवा सावा बंदरगाह है उसी का तो नया नाम है ना मुंबई बंदरगाह। नानवा सावा बंदरगाह को मुंबई एयरपोर्ट पर भार को कम करने के लिए इसका विकास किया गया। तो कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि नानवा सावा, जो नाहवा सेवा बंदरगाह है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में हो जाएगा, वह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसी का अन्य नाम है। तो इसलिए ऑप्शन में मुंबई दिया हुआ, मुंबई में ही अवस्थित है, न्यू मुंबई में। नेक्स्ट 66 में देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन, कांडला, यह जो मुंबई है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, और यही मुंबई ऐसा बंदरगाह है जहाँ से ऊनी कपड़े, सूती कपड़े, चमड़े का सामान हो गया, पेट्रोलियम इत्यादि को क्या किया जाता है, यहाँ से सामान आदि का निर्यात किया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न आपको यह भी देखने मिलेगा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से सूती और ऊनी कपड़े का निर्यात किया जाता है? तो मुंबई बंदरगाह। और यही मुंबई में एक और बंदरगाह है, नानवा सावा बंदरगाह, जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, जो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए उसका विकास किया गया। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात की जाए तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन कहाँ? यह तमिलनाडु में है। यह तमिलनाडु के सबसे नीचे वाले भाग में आ जाइए, एन्नौर हो गया, एन्नौर के नीचे चेन्नई हो गया, और ये चेन्नई के नीचे हो गया पादुचेरी हो गया, उसके बाद नागपट्टनम हो गया, नागपट्टनम के नीचे तूतीकोरिन। कांडला बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ मतलब कुछ ये खंबात की खाड़ी में है, कच्छ का खाड़ी कही, खंबात नहीं, कच्छ का खाड़ी में अवस्थित है। गुजरात के जो ज्वारीय बंदरगाह के रूप में, ज्वारीय बंदरगाह वही है जो ज्वार भाटा के कारण जो लहरें उत्पन्न होती है, जिससे हम लोगों ने देखा था ना, ज्वारीय में केरल का कंजिंगम में सबसे पहला ज्वारीय
क्या किया गया था, विद्युत संयंत्र लगाया गया था। तो ज्वारीय माध्यम से भी भारत में बहुत ऐसे जगहों, तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पर बिजली उत्पादन की संभावना व्यक्त की गई है। तो कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह में आता है, ज्वारीय भी हम लोगों ने समझ लिया। जैसे देखिए कोच्चि बंदरगाह स्थित है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, अब देखिए कोच्चि, कोच्चि का अर्थ है केरल, वही कोच्चि जिसको कोझिकोड बंदरगाह भी कहते हैं। तो कोच्चि बंदरगाह अवस्थित है कोंकण तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, ये सभी तट है। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको चलिए भारत का स्वरूप जब हम लोग पढ़े थे, भारत का विस्तार पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने जाना था जो भारत का पश्चिमी घाट है, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि पश्चिमी भारत, उसमें दो भागों में बांटा हुआ, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। तो जो पूर्वी घाट है उसे 3 भागों में बांटा गया और यही पश्चिमी घाट को 4 भागों में बांटा गया है। तो पूर्वी घाट के सबसे ऊपरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता था और जो मध्य वाले भाग था उसे गोलकुंडा तट कहा जाता था और सबसे नीचे वाले तट को क्या कहा जाता था, कोरोमंडल तट कहा जाता था। तो और उसके बाद आ जाइए, ये तो हम लोगों ने देख लिया पूर्वी विस्तार, पूर्वी विस्तार को 3 भागों में बांटा गया था, पूर्वी तट को और पश्चिमी तट को 4 भागों में। सबसे ऊपरी ऊपरी तट को गुजरात का तट कहा, जो कहता है गुजरात के क्षेत्र आ रहा था। उसके बाद कोंकण का तट जो दमन से लेकर गोवा तक था। उसके बाद कर्नाटक या कन्नड़ का तट जो कर्नाटक के क्षेत्र में आ रहा था। उसके बाद सबसे नीचे था मालाबार तट, मालाबार तट में वो केरल वाला पार्ट आ रहा था। तो कोच्चि कहाँ है, तो वही मालाबार तट हो जाएगा, सबसे नीचे वाला भाग हो जाएगा। तो अगर आपको वो सब कॉन्सेप्ट ध्यान में हो तो प्रश्न बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे तो हम वो चीज़ों को अगर प्रश्न आता है तो उसको हम लोग फिर से रिकॉल ही कर लेते हैं। 68 में देखिए पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया। तो पारादीप बंदरगाह ये है कहाँ, ये उड़ीसा में है। तो गोपालपुर और पारादीप 2 बंदरगाह है जो कोलकाता और दोनों विशाखापट्टनम के भार को कम करने के लिए इसका विकास किया गया था। ऐसा नहीं सिर्फ विशाखापट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 79 में भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया। अभी हम लोग चर्चा किए थे भारत में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पेट्रोलियम हो गया, मैगजीन हो गया, मशीन हो गया, इंजीनियरिंग सामान हो गया, ये सभी का निर्यात जो किया जाता है वह मुंबई बंदरगाह से किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। और ये बड़े बंदरगाह में आता है, सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में मुंबई बंदरगाह को ही जाना जाता है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। कभी अभी देखने को मिलेगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह ऑप्शन में दे देगा मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो देखिए मुंबई फर्स्ट पर है और सेकेंड पर है ये चेन्नई है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है वो चुनना। ऑप्शन ए में करा मुंबई देश का बड़ा बंदरगाह। अभी हम लोग चर्चा किए कि मुंबई देश का बड़ा बंदरगाह है जो साथ में क्या कर रहा है, वो जो साथ में सूती और मशीनरी का निर्यात में उपयोग है, सूती और ऊनी में। तो यह भी सही है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह, बिल्कुल सही बात है, जो कच्छ का रण में है, ज्वारीय बंदरगाह है, गुजरात में। मारमागुआ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, अभी हम लोग पढ़े थे मुंबई देश का सबसे मारमागुआ नहीं है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह जो हम लोग अभी देखे थे। पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट में हम लोग देखते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, कांडला हो गया, चेन्नई हो गया, कांडा गुजरात में हो गया, फिर उसके नीचे आ जाइए कांडला के नीचे महाराष्ट्र में मुंबई आ जाइए, महाराष्ट्र में फिर उसी में आ जाइए नानमा साहब आ जाइए, फिर उसके नीचे आ जाइए कोचीन आए, ये क्या कहता है मारमा गाँव आ जाइए, है ना, ये मारमा गाँव। तो मारमा गाँव जो है ये है कहाँ, मारमा गाँव ये शायद मेरे अनुसार जो होना चाहिए ये कर्नाटक में होना चाहिए, है ना, मरमा गाँव। तो मरमा गाँव कर्नाटक में, हाँ बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर नीचे आ जाइए केरल में कोच्चि आ जाइए। उसके बाद केरल के बाद आ जाइए ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में आ जाइए, फिर चेन्नई आ जाइए, फिर ऊपर बढ़ जाइए पारादीप आ जाइए। हाँ फिर उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम आ जाइए, फिर तूतीकोरिन के बाद तो तूतीकोरिन के बाद चेन्नई, चेन्नई आ गया, चेन्नई आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ऊपर विशाखापट्टनम, फिर उससे ऊपर बढ़िए यानी तमिलनाडु से अब घुस जाइए उड़ीसा में। तमिलनाडु से के बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो गया बड़े बंदरगाह, फिर विशाखापट्टनम से उड़ीसा में पारादीप हो गया, ऊपर चले आए कलकत्ता हल्दिया हो गया और 2 अच बच गया, एक और एन्नौर हो गया। एन्नौर हालांकि उसी में आ जाता तमिलनाडु में। और पोर्ट ब्लेयर, ये 13 बंदरगाह। चेन्नई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे प्राचीन, हाँ बिल्कुल सही बात है, चेन्नई ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है तथा आप लोगों ने देखा था बड़े जहाज तट पर नहीं आ पाते थे गहरा होने के कारण, जिसे कृत्रिम रूप से 1875 ईस्वी में इसकी गहराई को बढ़ाया गया। नेक्स्ट देखिएगा 71 में निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पोताश्रय। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कृत्रिम पोताश्रय कौन है, कोच्चि है, कोलकाता है, कांडला है और चेन्नई है। तो कृत्रिम पोताश्रय है वो कहाँ है, वो चेन्नई में है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जो चेन्नई का जो
तटीय भाग में बड़े बंदरगाह नहीं आ पाते थे गहरा नहीं होने के कारण, इसलिए 1875 ईस्वी में उसे क्या किया गया, गहरा किया गया और सबसे प्राचीनतम बंदरगाहों में से एक है, इसलिए चेन्नई इसका सही जवाब हो जाएगा। 72 में देखिए, देश का सबसे गहरा बंदरगाह, तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो देश का सबसे गहरा, और जो इसका पोताश्रय, कभी कभी प्रश्न ये भी देखने को मिलता है, सबसे गहरा पोताश्रय किसका है, तो वह पारादीप का है जो कलकत्ता में अवस्थित, ये उड़ीसा में अवस्थित है। तो सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 73 में, कोझिकोड बंदरगाह, अभी हम लोग चर्चा किए थे, कोझिकोड वही कालीकट का नाम है, केरल कोची का नाम है, तो कोझिकोड बंदरगाह वह केरल में अवस्थित है। तो अब हम लोग देखना उड़ीसा, उड़ीसा में कौन कौन बंदरगाह, उड़ीसा में 2 बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और ये क्या नाम है एक, देखिए ना, काली, ये गोपालपुर बंदरगाह है ना, 2 है, ध्यान में रखिएगा, पारादीप और गोपालपुर। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा पहला, सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश की बात की जाए उसके हो गया विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के नीचे हो गया मछलीपट्टनम और बीच में हो गया काकीनाडा। तो विशाखापट्टनम, काकीनाडा और मछलीपट्टनम 3 बंदरगाह। तमिलनाडु में कौन कौन हो गया, ऊपर में हो गया एन्नौर हो गया, उसके नीचे चेन्नई हो गया, और बात किया जाए चेन्नई के बाद, चेन्नई के नीचे बात की जाए पादुचेरी हो गया, पादुचेरी के नागपत्तम हो गया और तूतीकोरिन हो गया, ये हो गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिएगा पारादीप बंदरगाह कहाँ भी चर्चा किया, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। तमिलनाडु में कौन कौन है, तमिलनाडु में एनोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई के नीचे पादुचेरी बंदरगाह, उसके बाद नागपट्टनम बंदरगाह और सबसे नीचे तूतीकोरिन बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में कौन था सबसे ऊपर, विशाखापट्टनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में, मतलब ये कहने का मतलब हुआ, उसके नीचे है विशाखापट्टनम के नीचे है ये ये काकीनाडा है, और उसके नीचे है मछलीपट्टनम है। केरल में कौन कौन है, तो केरल में भी बहुत सारा है, जिसमें सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा कालीकट मिल जाएगा, नीचे कोची मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 75 में, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए बंदरगाहों का समूह से सही क्रम लिखिए, उत्तर से दक्षिण यानी कि इस तरह से, ये हो गया उत्तरी भाग हुए और दक्षिण की ओर चलते हुए। तो देखिए चेन्नई जो है, ठीक है, चेन्नई कहाँ, यह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन क्या है, तूतीकोरिन भी तमिलनाडु है। वो सही बात है कि चेन्नई के बाद तूतीकोरिन है, लेकिन विशाखापट्टनम तो ये तो नहीं है, क्योंकि विशाखापट्टनम उससे ऊपर है, वो है आंध्र प्रदेश में है, तो ये सीरीज तो गलत हो गया। 2 में आ जाइए, पारादीप है, पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में, सही है। उसके नीचे चेन्नई सही है, विशाखापट्टनम, लेकिन देखिए चेन्नई जो है विशाखापट्टनम वो चेन्नई से पहले, इसलिए ये भी सीरीज गलती हो गया, क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश पहले आ जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर विश्राम, तो ये भी गलत। सी में आ जाइए, विशाखापट्टनम तो तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में थे, तो गलत हो गया, क्योंकि ये नीचे हो गया उसके बाद ऊपर हो गया, ये भी गलत है। उत्तर से दक्षिण सजाना है, तो सबसे उत्तर में यानी पारादीप उड़ीसा में, उससे नीचे विशाखापट्टनम बिल्कुल सही आंध्र प्रदेश में, उससे नीचे चेन्नई बिल्कुल सही तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का है निचले भाग तूतीकोरिन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्र में भारत के बड़े बंदरगाह में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नानमा सावा, नानमा सावा को हम लोगों ने देखा था, न्यू मुंबई में अवस्थित है, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह JLN के नाम से आना था। एनोर बंदरगाह, एनोर बंदरगाह कौन है, एनोर बंदरगाह है जो कि चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। और आपको हम बता दें, ये एनोर बंदरगाह है ना, कॉरपोरेट बंदरगाह, यानी इसको मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है। यह भारत का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। कांडला बंदरगाह, कांडा बंदरगाह को ही दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है, जो 2017 में इसका नामकरण किया गया। जो ज्वारीय बंदरगाह है कच्छ का रण में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, सबसे निचली भाग तमिलनाडु का देखिएगा तूतीकोरिन, उसके नीचे कन्याकुमारी है। तो प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। 77 में देखते हैं, वह पतन जिसे देश का पहला कॉरपोरेट पतन का दर्जा प्रदान किया गया, कौन पतन है वह पतन जिसे देश का पहला, मुंबई पतन, पारादीप पतन, तूतीकोरिन पतन, एनोर पतन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कॉरपोरेट पतन। अभी हम लोग चर्चा किए थे जिसे पब्लिक सेक्टर में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त किया गया, वह एनोर बंदरगाह है, जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज बंदरगाह है, जिसको चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए तैयार किया गया। 78 में देखिए, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग, अंतःस्थलीय जलमार्ग का अर्थ ही होता नदियों, झीलों और नदी, झील और ये समुद्र के द्वारा, यानी इस तरह के आवागमन के लिए जो मार्गों का प्रयोग किया जाता, उसे ही अंतःस्थलीय जलमार्ग कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, नदी, झीलों और नहरों का प्रयोग करने वाले जलमार्गों को आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है, वही अंतःस्थलीय को आंतरिक जल। तो किए जाने वाले
नदी है गंगा, कावेरी, माही। हाँ, सभी का कुछ ना कुछ योगदान है। माही लूनी का तो बिल्कुल नहीं, कावेरी का थोड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंगा है, जो सबसे बड़ी लंबी नदी के रूप में भी जाना जाता है। अगर गंगा की लंबाई पूछ दिया जाए तो लगभग 2500 है ना, 2500 है या 2900 है। थोड़ा सा चीज़ों को आप देख लीजिएगा एक बार, पूरे लंबाई इसकी गंगा की 2575 ही होना चाहिए, है ना, 2575 गंगा नदी की बात की जाती है। थोड़ा सा जान लेते हैं। यह राष्ट्रीय अंतस्तरीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने सबसे लंबी नदी है, और यही गंगा का ही जो अंतस्तरीय जलमार्ग, जो जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, वन सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो गंगा नदी पर ही अवस्थित है, जो 1620 किलोमीटर है। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। गंगा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गंगा जो है कहाँ से निकलती है? यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी के भागीरथी के नाम से निकलती है ना। और ये जो भागीरथी का जो निकलती है, ये कौन सा जगह है, मतलब वो जो ये हिमनद है ना, वो 3900 मीटर ऊंचा है, वही हिमनद से वो निकलती है। उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी जिले के में स्थित है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है ना। तो ध्यान में रखिएगा, जो क्या है 3900 मीटर की है, वहीं से निकलती है। और ये भागीरथी के नाम से निकलती है, और फिर उत्तराखंड में जाकर वो अलकनंदा से मिल जाती है, और इससे मिल जाती है, भागीरथी से मिल जाती है। वही अलकनंदा और भागीरथी, जो अलकनंदा है देवप्रयाग में मिलती है, और टिहरी उत्तराखंड में ये भागीरथी है जो भीलगंगा से मिलती है। वो फिर वही फिर आप आगे बढ़िएगा तो अलकनंदा का ही सहायक नदी होगा, पिंडारी होगा, जो देवप्रयाग में मिलेगा। तो वहीं से उत्तराखंड में ही जब मिल जाती है अलकनंदा और भागीरथी मिलकर, वह संयुक्त धारा के रूप में गंगा के रूप में जानी जाती है। और वहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करते हुए कहाँ गुड़ती है? दक्षिण पूर्वी भागों में होती है, फिर वहाँ से पूर्वी भागों में मिलती है, फिर अंततः दक्षिण पूर्वी भागों में होते हुए बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये है उसका पूरा इस तरह से। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग देखेंगे तो पहला वही है। हाँ, अगर आप बात किया जाए तो हल्दिया से लेके फरक्का तक है, फिर फरक्का से लेके पटना तक है, फिर पटना से लेके इलाहाबाद तक है। इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो गंगा नदी पर है उसी पर अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा 79 में भारत में निम्नलिखित बंदरगाह में कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो उड़ीसा के तट पर कौन? मात्र पारादीप है, और एक गोपालपुर है। तो गोपालपुर तो ऑप्शन में है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ओखा, पोरबंदर सभी ये बंदरगाह कस्बा, लेकिन जामनगर नहीं है। जामनगर क्या है? याद करिए, जामनगर ये क्रूड ऑयल रिफाइनरी है, भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा तेल ऑयल रिफाइनरी, कच्चे तेल को यहाँ प्रिस्क्रित किया जाता है। तो हम लोग याद किए थे उस समय जब पढ़े थे तेल संसाधन में, तो गुजरात में मुख्यतः 3 था, वादीनगर था, और जामनगर था, और एक और था कलयुग या कालीव कटके करके था। ये जामनगर है, जिसका जो कौन सा कंपनी में इसको मैनेज कर रहा है, जामनगर वाला तेल रिफाइनरी का, रिलायंस इंडस्ट्री कर रहा है। एक वादीनगर था, एक कलयुग या कलायु करके कुछ ऐसा ही था, उसको करा था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ध्यान में रखिएगा, यह भारत का ही सबसे बड़ा, विश्व में भी सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी के रूप में आता है। ये पेट्रो रसायन के रूप में भी सबसे ज़्यादा यहीं पर उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 81 में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान नीनी अवस्थित है, पटना में अवस्थित है। जो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान है, नीनी के नाम से आता है, वह पटना में है। ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? अब आंतरिक जलमार्ग करा, अब याद करिए, ऑप्शन में है काकीनाडा और मरक्कम, कोल्लम और कोट्टापुरम, सादिया और धुबरी। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग पूरा तो हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया ही होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में आता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का जो लंबाई हुआ इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में टोटल 1620 किलोमीटर के बीच में है। सबसे बड़ा यही है, क्योंकि ये 3 पार्ट में हुआ है। पहला जो आया है हल्दिया से फरक्का आया है, लगभग कितना बोल दीजिए 500 समथिंग किलोमीटर है। फिर वही फरक्का से पटना है, 300 समथिंग किलोमीटर है। फिर फरक्का से इलाहाबाद समथिंग किलोमीटर। तो इस तरह से ये टोटल मिलाकर 1620 किलोमीटर होता है। और दूसरा है जो है कोल्लम से कोट्टापुरम। देखिए, ये जो कोल्लम और कोट्टापुरम है ना, ये जो दोनों अवस्थित है, कोल्लम और कोट्टापुरम, ये दोनों मेरे अनुसार जो है यहाँ ही अवस्थित है। क्या बोलता है, कोल्लम और कोट्टापुरम केरल में ही अवस्थित है। तो कोल्लम जो है निचला भाग है केरल का, जो तट वाला क्षेत्र देखेंगे, सबसे नीचे में कोल्लम हो गया, ऊपर में कोट्टापुरम हो गया। तो यही राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है ना, सॉरी 2 नहीं 3 जो है, ये पूरा टोटल लंबाई 205 आता है। तो ये तो होना नहीं चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि सबसे बड़ा तो इलाहाबाद हल्दिया आता है। फिर सादिया धुबरी में, सादिया में आ जाइए, ये कहाँ है, ये आप ले लीजिए अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी भाग में सादिया और नीचे भाग में धुबरी है। तो ये जो कौन जलमार्ग में आ जाता है, सादिया धुबरी वाला आ जाता है,
जलमार्ग नंबर 2 में आ जाता है, ये 891 किलोमीटर है। उसके बाद काकीनाडा और मरक्कम क्या है, काकीनाडा याद कर लीजिए, काकीनाडा बीच में था ना आंध्र प्रदेश के, विशाखापट्टनम, काकीनाडा और मछलीपट्टनम। तो काकीनाडा से लेके लीजिए, आंध्र प्रदेश से मरक्कम यानी पाडुचेरी के थोड़ा सा ऊपर है। तो ये कितना है, ये आ जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में आ जाता है 891 किलोमीटर। तो 891 नहीं, 1095 आ जाता है ये, है ना। तो दूसरा ये है, तो इलाहाबाद और हल्दिया ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया। तो वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए तो नानवा सेवा बंदरगाह, यही नानवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। पारादीप तो उड़ीसा में है, हल्दिया तो कोलकाता में, एनौर तो तमिलनाडु में, एनौर के नीचे चेन्नई है, जो कि चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए एनौर विकसित किया गया था। और एनौर क्या था, मिनी रत्न कंपनी भी था, कॉरपोरेट कंपनी भी था। और 84 में देखिए, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। अब किस मार्ग को तो हल्दिया से, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में आता है, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है ना। तो ये हो जाएगा। हरिद्वार कानपुर तो है ही नहीं, हरिद्वार कानपुर है ही नहीं। जो हम लोग को देखे थे पहले, जो अगर आप इसको 3 पार्ट में ना पूरा आता है, हल्दिया से फरक्का 560, फिर फरक्का से पटना 460, फिर पटना से इलाहाबाद 600 ही है ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा, टोटल 1620 है। नेक्स्ट देखिएगा 85 में, 85 में अब हम लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं। तो 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। देखिए सभी में, महाराष्ट्र में भी 2 बंदरगाह है, पश्चिम, लेकिन प्रमुख करा तो तमिलनाडु वाला हो जाएगा, क्योंकि एनौर भी प्रमुख है, चेन्नई भी प्रमुख है, और नीचे तूतीकोरिन भी प्रमुख है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। तो टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है वह भारत का 3रा स्थान है। पहला दूसरा आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे अनुसार शायद पहला चीन का होना चाहिए, बाकी हम इसमें श्योर नहीं है, आप इसका जवाब हमें सजेस्ट कर सकते हैं क्या होना चाहिए। 87 में देखिए, टेलीफोन सेवा कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है। टेलीफोन सेवा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष, याद करिए कि जो प्रत्यक्ष FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो कितना था। अगर आप बैंक क्षेत्र में भी देखेंगे तो बैंक क्षेत्र में पहले 49% था, लेकिन 2021 में 74% कर दिएगा, तो ये भी इसमें भी 74% है। अगर बैंक में भी पूछ दिया जाता कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना किया गया, 2021 में 74 कर दिया गया। देश विदेश में टेलीफोन ट्रैफिक को बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये टेलीपोर्ट है, यानी देश विदेश में टेलीफोन ट्रैफिक को बेहतरीन संचालन करने के लिए टेलीपोर्ट का स्थापना फर्स्ट बेंगलुरु में किया जाता है, कर्नाटक में है बेंगलुरु। ये देखिएगा 89 में, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों का सर्वाधिक संख्या किस देश में है। ऑप्शन में है चीन है, सिंगापुर है, अमेरिका है और भारत है। तो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले सर्वाधिक लोगों की संख्या है, वो होगा चीन में होगा सबसे अधिक मोबाइल फ़ोन। और बात की जाए मोबाइल प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा आगे है, चीन ही आगे है। हाँ, स्मार्टफोन के मामले में तो चीन आगे है, लेकिन भारत का स्थान दूसरा है। लेकिन मोबाइल फ़ोन के यूज में भारत का स्थान पहला नहीं है। पहले स्थान पर तो ज़रूर ही चीन है, लेकिन दूसरा स्थान पर कौन है, भारत ना है, जापान है, तीसरा स्थान पर साउथ कोरिया है, चौथे स्थान पर शायद भारत का नाम आता है मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का प्रति 1000 व्यक्ति पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले सर्वाधिक संख्या जिसमें पाई जाती है। देखिए ऑप्शन में हांगकांग, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया। सबसे कम जनसंख्या तो लग्जमबर्ग का ही। भारत का सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य का है, राज्य में सबसे कम सिक्किम है, उसमें भी से उससे भी कम सिक्किम का तो 6 लाख भी जनसंख्या है, लेकिन लग्जमबर्ग का मात्र 5 ही लाख है। तो इसके कारण ये हो जाएगा, प्रति 1000 व्यक्ति पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सर्वाधिक संख्या लग्जमबर्ग हो जाएगा, यूरोपीय देश है। 41 में देखिएगा, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सेलफोन का उत्पादक देश चीन ही है, क्योंकि सेलफोन के उत्पादन के लिए 17 दुर्लभ ऐसी वस्तुओं को आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से 16 दुर्लभ वस्तुओं का संसाधन चीन में उपलब्ध हो जाता है, इसलिए चीन प्रथम है। नेक्स्ट देखिएगा 92 में, पिछले 1 दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया। तो देखिए अगर आप 1 दशक की बात करेंगे तो सबसे अत्यधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI है, वह सेवा क्षेत्र में आया। तो क्या इस ऑप्शन में है सेवा क्षेत्र, तो ना ही ऑप्शन ए में है, ना ही बी में, यानी 4 ऑप्शन में से नहीं है। दूसरा क्षेत्र में था ये, दूसरा क्षेत्र में बोला जाए तो कंप्यूटराइज वाला था, है ना।
दूसरा क्षेत्र था कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो पहला सेवा क्षेत्र का 17 पॉइंट समथिंग परसेंट था, और कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का 9.5। तो कंप्यूटराइज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी नहीं है। तीसरे स्थान पर था दूरसंचार जो 8 पॉइंट समथिंग के साथ था। तो इसलिए ऑप्शन 1 और 2 नहीं है। जानना चाह रहा है कि क्रम आपको याद है कि नहीं, इसलिए प्रश्न पूछा है। तो ये हो जाएगा, इसमें दूरसंचार हो जाएगा। अगर सेवा क्षेत्र आता तो बिल्कुल सेवा क्षेत्र होता, सेवा क्षेत्र नहीं होता तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मारते। एक दशक की बात की जाए, ये डाटा हम आपको जो बताएं ना 2000 से 2019 के बीच में जो है उसमें उसके अनुसार है। जो सेवा क्षेत्र में 17 पॉइंट समथिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर में 9 पॉइंट समथिंग है, फिर दूरसंचार में 8 पॉइंट समथिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? तो भारत का पहला टेलीकॉम सिटी कौन है? नई दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो टेलीकॉम सिटी है वो बेंगलुरु ही है, तो ध्यान में रखिएगा। बंगलोर एक और नाम से लिए था, है ना। पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो भी बंगलौर ही में था। टेलीकॉम सिटी के रूप में भी बंगलौर ही। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था? तो आपको पता ही होगा, दूरसंचार है। जान लेते हैं कि ट्राई का अर्थ क्या होता है। ट्राई का अर्थ होता है टेलीकॉम रेगुलेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन कब किया गया था? 1997 में गठन किया गया था ट्राई का। उसका उद्देश्य क्या है कि दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना। अर्थात आप कहने का मतलब ट्राई का जो किसी ग्राहक को टेलीकॉम ऑपरेटर के प्रति शिकायत करनी हो तो वह अपनी शिकायत ट्राई में कर सकते हैं। यही काम है जो भी टेलीकॉम है उसको कंट्रोल करना, प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना। 95 में देखिए, विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश के पास है? तो इंटरनेट उपभोक्ताओं का सर्वाधिक संख्या, तो अगर बात किया जाए तो इंटरनेट उपभोक्ता में सबसे ज़्यादा, तो जब भी हम लोग मोबाइल फ़ोन में तो चीन है, तो उपभोक्ता में भी सबसे ज़्यादा चीन ही आता है ना। स्पीड में नहीं चीन आता है, लेकिन उपभोक्ता में सबसे ज़्यादा चीन का ही स्थान आता है बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। हाँ, भारत में इंटरनेट के मामले में तो बहुत पीछे है वो। मतलब भारत का बात किया जाए तो मात्र 25% यानी 25% ही उपयोग कर पाते हैं इंटरनेट का। नेक्स्ट देखिएगा 96 में वर्ल्ड वाइड वेब का सृजन करने का श्रेय किसको है? बॉम हॉकन को है, रॉबर्ट मॉरिसन को है, टिम बर्नर्स ली का है, माइकल टूडेंट्स का है। तो ये ऑप्शन का सही जवाब होगा, वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का है टिम बर्सन ली को। आइए थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं, किस परिस्थिति में वर्ल्ड वाइड वेब करना है। वर्ल्ड वाइड वेब एक एप्लीकेशन है जिसे HTML भाषा और URL पतों और HTTP के जरिए बनाया गया था। जो बात है 1989 ईस्वी। 1989 ईस्वी में क्या होता है, टिम बर्नर्ली होते हैं, वो एक मशहूर यूरोप की मशहूर संस्था क्रेन में काम कर रहे होते हैं। और काम करने की करते हुए ही वो 6 अगस्त 1991 में दुनिया में पहले वेब ब्राउज़र को क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं, जो www वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा 1991 में टिम बर्नर्ली के द्वारा। और जो शायद पहला ये वेबसाइट बनाते हैं ना, वो क्रेन करके ही कुछ रहता है, क्रेन ऐप CH करके कुछ ऐसा ही रहता है। नेक्स्ट देखिएगा 97 में कुरियन सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक सेवा ने दूरस्थ डाक सेवा का आरंभ कब किया? कुरियर सेवा को प्रतिस्पर्धा के लिए। दूरस्थ डाक सेवा का मतलब होता है स्पीड पोस्ट। तो जान लीजिए स्पीड पोस्ट का इस सेवा के अंतर्गत पत्र, दस्तावेज एवं पार्सलों की डिलीवरी एक निश्चित अवधि के अंतर्गत की जाती है, और निश्चित अवधि में डिलीवरी ना होने पर ग्राहकों को शुल्क पूर्ण रूप से वापस किया जाता है। यही दूरस्थ डाक सेवा 1986 में स्टार्ट किया गया था। तो प्रश्न ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर से ही। प्रोजेक्ट एरो क्या था? प्रोजेक्ट एरो का स्टार्ट शायद 2008 में किया गया था। इसका जो मुख्य मकसद होता है प्रोजेक्ट एरो का इस्तेमाल करने का, डाकघरों को चेहरा को पूरी तरह से बदलने की बात किया जाता है, जिसमें से स्टार्टिंग में 50 डाकघरों को चुना जाता है, जिसको पूर्ण रूप से विकसित करने की बात किया जाता है। वही साल के अंत में लगभग 500 नए डाकघरों को स्थापना करने की बात होती है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट एरो को जो डाकघर से संबंधित है, तो इस तरह से हम लोग संचार एवं परिवहन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ कॉन्सेप्ट, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा किया जिनसे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।